Hello friends, welcome to Muluka IAS. Today we have with us Kriti Chachar who has scored All India rank 89 in UPSC 2020 exam. So friends, Kriti would be here and he would be sharing her experience किस तरीके से इन्होंने तैयारी करी, स्ट्रेटजी क्या फॉलो करी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं इनसे पूछने वाला हूँ वुड बेसिकली बी रिगार्डिंग पेपर 4 एथिक्स एंड एसए. एथिक्स और एसए में बहुत इनके बढ़िया मार्क्स हैं, 114 इज देयर, और एथिक्स में पेपर है और एसए में 141 है. बहुत ही जबरदस्त मार्क्स हैं ये. तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि इसके बारे में भी डेफिनेटली इनसे पूछा जाए. कृति, पहले तो बहुत बहुत मुबारक, कंग्रेचुलेशंस. डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया स्कोर है आपका, रैंक बहुत बढ़िया है. कैसे फील आ रही है आपको और घर वालों को कैसे फील आ रहा है? सब बहुत अच्छा लग रहा है. मैं तो खुश हुई, पर अपने मॉम डैड को देख के खुशी मेरी दुगनी हो गई. जो बहुत पार्टी हमारी इंटरनली हुई है, पर बहुत खुशी है. नहीं, बहुत बढ़िया. तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट इनके साथ हुआ था. तो जब मॉक इंटरव्यूज ले रहे थे तो शी हैड अ वेरी स्ट्रेंज हॉबी कि वो डॉग्स की एक्टिविटीज को देखना है, ऑब्जर्व करना है. तब हमने भी था कि अगर ये से पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. एंड सेम हैपन इन द इंटरव्यू, वुड आल्सो सेम रहा. तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया इस एक्टिविटी के बारे में? बिकॉज काफ़ी एक स्ट्रेंज और काफ़ी एक अलग सी हॉबी है, तो कोई किसी को भी आप बोलोगे तो डेफिनेटली लगता है यार ये बढ़िया सी हॉबी है, इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं. सर, डॉग वाली हॉबी मेरा हॉबी थी ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ स्ट्रे डॉग्स. Yes. तो उसमें मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन सर ने पूछा था कि आपको क्या बिहेवियर में डिफरेंस मिला डॉग्स का प्री लॉकडाउन और पोस्ट लॉकडाउन. तो उसका जब मैंने आंसर दिया तो उसी के फॉलो अप क्वेश्चन में सर ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया और बताया कि मैंने देखा, मतलब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि डॉग्स बहुत सारी डेथ्स भी हुई है क्योंकि लॉकडाउन के बाद कार्स वगैरह फिर से स्टार्ट हो गई ट्रांसपोर्टेशन. तो क्या आपके एरिया में भी ऐसा कुछ हुआ था? तो फॉर्चुनेटली मेरे एरिया में ऐसा कुछ नहीं था. तो देन हमने भी डिस्कस किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ. एंड आई वाज लकी कि सर भी प्रो डॉग्स थे, क्योंकि अगर वो भी एंटी डॉग्स होते तो और क्वेश्चंस बनते. और क्वेश्चंस बनते हैं. और टेक्निकल क्वेश्चन पूछे थे कि डॉग्स का जो फंडिंग करते हैं, लाइक एरिया में स्टेरिलाइजेशन वगैरह जो होती है डॉग्स की, स्प्रे डॉग्स की, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन उसे फंड करता है. तो वो सिंपल था सर, वो प्रिपेयर्ड था RWA या लोकल अथॉरिटी. ठीक है. एंड कृति, वन क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई शुड बी आस्किंग. जैसे फ्रेंड्स, कृति हैज स्कोर्ड इन पेपर 1 92 मार्क्स, पेपर 2 107, पेपर 3 88 मार्क्स, पेपर 4 एथिक्स इज 114 और एसए में इनके 141 है. कृति, आप थोड़ा एथिक्स के पेपर में बताइए, क्योंकि एथिक्स के पेपर में बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ जाती है. किस किस तरीके से तैयारी करनी है, एग्जाम्पल्स कैसे देने हैं, कोट वाले क्वेश्चन, कोटेशंस वाले क्वेश्चन से कैसे डील करना है, केस स्टडीज के साथ कैसे डील करना है. आपने इनकी इस पेपर की तैयारी कैसे करी थी? सर, एथिक्स से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगी इंटरव्यू के बारे में. यस, डेफिनेटली. सर, I'll take this opportunity to thank you personally, sir. थैंक यू मोस्ट. आपने मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन मॉक इंटरव्यू में पूछा था गॉड के बारे में. सर, आपने मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में पूछा था, आई स्टिल रिमेम्बर, और आपका वो फर्स्ट ही क्वेश्चन था. सर, वो मेरा मनोज सोनी सर का बोर्ड था और उन्होंने भी फर्स्ट क्वेश्चन स्पिरिचुअलिटी पूछी थी. अरे क्या उन्होंने बात पहले है. पूछा था हाउ आर यू फीलिंग, तो फॉलो अप क्वेश्चन में सर स्पिरिचुअलिटी पूछा था. एकदम से मुझे आपकी याद आई. पहले 5 सेकंड मैंने आपको याद किया, जो आंसर आपको दिया था वो याद किया और फिर आंसर दिया. बहुत बढ़िया, तो बहुत थैंक यू सो मच. ठीक है. हाँ सो जी. नाउ आई कम टू एथिक्स. मैं एथिक्स के बारे में बताती हूँ. एथिक्स में मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि कहाँ से स्टार्ट करूँ और क्या करूँ. तो एक स्ट्रैटेजी जो मैंने अपनाई थी वो ये थी कि मैंने सारे सिलेबस के कीवर्ड्स को एक A4 साइज शीट पे नोट डाउन कर दिया था. सिर्फ सिलेबस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मैंने निकाले और उसमें से अगर कोई इम्प्लिसिट कीवर्ड मुझे मिल रहा है तो उसको भी मैंने नोट डाउन कर दिया था. बहुत कॉमन जैसे एग्जाम्पल है कंपैशन, ऑनेस्टी. तो इन सबको नोट करने के बाद मैंने इन सबकी ल्यूसिड डेफिनेशन. तो जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए. आइंस्टाइन ने भी कहा था कि अगर हमें कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो हम उसे इजीली एक्सप्लेन कर पाए तो ही सामने वाले को समझ में आता है कि हमने उसे समझ लिया. तो वैसी एक या दो लाइन की डेफिनेशन मैंने हर कीवर्ड की प्रिपेयर करके रखी थी और उसी के साथ मैंने एग्जाम्पल सर साथ में ही लिख लिए थे. तो ये सब जो मेरा प्रिपेयर्ड था ये हेल्प किया मेरा, क्योंकि वहां पे जाके सोचना नहीं पड़ा. अब एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपने लाइफ के एग्जाम्पल्स अलग से नोट डाउन किए थे एक शीट पे और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स मैंने अलग से किए. जैसे बहुत फेमस एग्जाम्पल सिब्बल मैम का एग्जाम्पल है, जो पास्ट IAS ऑफिसर्स है उन सब की एग्जाम्पल भी मैंने अलग से नोट डाउन कर वो दिए. ये बहुत ज़्यादा मैंने हेल्पफुल रहता है. हाँ जी. हाँ जी सर, ये मेरी पहली एक्सरसाइज थी. दूसरी चीज जो मैंने की थी वो मैंने फिलोसफर्स, दोनों वेस्टर्न और इंडियन. सर, नॉर्मली हम भगवत गीता को कभी कोट नहीं करते अपने एग्जाम्पल में.
लेकिन एक कॉन्सेप्ट है सर निष्काम कर्म, जो Yes. हम हर जगह कोट कर सकते हैं और एक्चुअली बहुत लोग सक्सेसफुल हुए हैं इसी को फॉलो करके। तो मैंने एक पॉइंट बनाया था कि कहीं न कहीं मैं इसको ज़रूर लिखूँ। तो जो इंडियन कॉन्सेप्ट्स भी अगर हम उन्हें ऐड करें तो इट विल बी वेरी यूनिक क्योंकि नॉर्मली लोग ये सब ऐड नहीं करते। गांधी जी के जो सर 7 सिंस हैं, 7 प्रिंसिपल्स हुए, वो भी मतलब हमें याद कम रहते हैं। बट अगर हम उससे स्टार्टिंग में ही कोट कर दें तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है। तो Definitely. मैंने फिलोसोफर्स मैंने जब मतलब लिख लिए थे एक A4 साइज शीट पे मेरे को जो पसंद थी फिलोसफी जो मैं याद कर पाती वो सब मैंने लिख लिया था। जैसे कांट की ड्यूटी। अब ज़रूरी नहीं है कि हम इन चीज़ों को सिर्फ थ्योरी वाले क्वेश्चंस में ऐड करें। इवन केस स्टडीज में मैंने कोशिश की कि काफ़ी जगह मैं इन सब के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर तीसरी चीज़ मैंने अपने पेपर को बोरिंग नहीं बनने दिया। जैसे मैंने सोचा था कि केस स्टडीज़ अगर मैं कर रही हूँ, तो हमेशा मैं एक तरीके से स्टार्ट नहीं करूँगी। जैसे हम लोग बहुत बार कोशिश करते हैं कि टॉपर्स को फ़ॉलो करें। तो अगर टॉपर्स ने स्टेक होल्डर्स से स्टार्ट किया, तो हम सारे क्वेश्चन स्टेक होल्डर्स से ही स्टार्ट करते हैं। बट आई मेड इट अ पॉइंट कि कहीं मैं स्टेक होल्डर से स्टार्ट करूँ, कहीं मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ क्वेश्चन को और कहीं मैं कोटेशन से भी स्टार्ट करूँ या किसी एक फिलॉसफी को ऐड कर दूँ जो वहाँ पे रेलेवेंट और तीसरी चीज़ सर केस स्टडीज़ में जब हम टेबल बना देते हैं ऑप्शंस वाले क्वेश्चन में स्पेशली तो वो भी बहुत हेल्प करता है क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के सारे पढ़े, पूरा पैराग्राफ पढ़े। तो इट विल गिव अ वेरी ईज़ी रीडेबिलिटी टू द एग्जामिनर्स। और सर चौथी चीज़ मैं कोटेशन वाले क्वेश्चन के बारे में थोड़ी-सी बात करना चाहूँगी क्योंकि जब मैं मॉक्स दे रही थी तो उसमें मेरे बहुत लो मार्क्स थे कोटेशन। तो एक चीज़ जो मैंने मेरे मेंटर ने बताई थी, वो ये थी कि कोटेशन वाले क्वेश्चन को कोटेशन से ही स्टार्ट करो। Yes. मतलब अगर कोई कोटेशन दी गई है, तो हम अपनी एक कोई कोटेशन से अगर उसे स्टार्ट कर पाएँ, तो इट विल बी वेरी गुड। अब तो ज़रूरी नहीं है कि हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर लें और मतलब वहाँ पे बैठ के सोचने लगे। नहीं, नेचुरली अगर आ जाती है कोटेशन तो वेल एंड गुड। एंड अगर हमें नाम ना भी याद उस बंदे का कि किसने दी है, एट लीस्ट हम कोट तो कर ही दें। तो ये 4 चीज़ें सर मेरे को बहुत हेल्प की थी। वो ये कि कोई भी पेपर भी एवेल्युएट कर रहा है उसको ऐसा नहीं लगे हर क्वेश्चन सेम तरीके से स्टार्ट हो रहा हाँ जी, एब्सोल्युटली। है। वो थोड़ा सा बहुत बढ़िया रह जाता है। एंड एसे के लिए स्पेशल क्या आपने किया था, बिकॉज एसे आल्सो इट्स 141 वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स जो आपके एसे में भी आए। थोड़ा एसे के बारे में इनको स्टूडेंट्स को गाइड करिए। सर ऐसे 2 टाइप्स के हमें मिलते हैं मतलब अब से यूपीएससी 2-3 साल से ऐसे करने लग गई है कि दोनों सेक्शंस में मतलब एक सेक्शन में हमें सिर्फ फिलोसॉफिकल एसेस मिलते हैं और दूसरे में हमें थोड़े सब्सटैंशियल वाले मिलते हैं, जो हम अच्छे से जीएस के थ्रू हम उन्हें टैकल कर सकते हैं। बट फिलोसॉफिकल हमारे लिए आजकल बहुत ही ज़रूरी हो गया बिकॉज़ वी हैव टू अटेम्प्ट इट, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। सो सर पहले मैं सब्सटैंशियल वाले एसेस के बारे में बात करूँगी। वन डिफरेंस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज़ नॉर्मली हम लोग मतलब तैयारी के टाइम पे हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते एसए की, क्योंकि हमें लगता है कि हम जीएस पेपर्स तो लिख ही रहे हैं 1, 2, 3 तो हमें सारी चीज़ें पता है, हम वैसे ही आंसर को लिख लें। पर सर एसए में एक बहुत बड़ा डिफरेंस कि जो सर जो आंसर्स होते हैं उसमें मतलब इंट्रोडक्शन हमारी बहुत शॉर्ट होती है और टू द पॉइंट क्रिस्प होती है। बट एसए इज़ अ 125 इट्स अ 1000 वर्ड एसए, 125 मार्क्स। सो सर वी हैव टू गिव एन इंट्रोडक्शन जो एटलीस्ट 1 एंड अ हाफ पेज तक जाए। और दूसरी चीज़ हम एसे में फ्लो चार्ट, बुलेट्स इन सब का यूज़ नहीं करते। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज़ प्रैक्टिस। अगर हमने 6 से 7 एसेज़ लिखे होंगे, तो ही हम अच्छा एसे रिप्रोड्यूस कर पाएँगे। और ज़रूरी नहीं है कि हम एसे को एक नॉर्मल तरीके से आजकल एक बहुत फेमस चीज़ है कि स्टोरी से स्टार्ट करें हम एसे। पर अब वो बहुत पुरानी हो चुकी है पुराना क्योंकि हो चुका 2-3 है वो। साल यस। से 2-3 साल से वही चल रहा है। तो यस। अब हम कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं या डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं, दैट वुड बी गुड। और सर सब टॉपिक्स जो सब हेडिंग्स हम यूज़ करते हैं एस्से में, अगर वो थोड़ी-सी इनोवेटिव हो, तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि एग्ज़ामिनर को भी लगता है चलो इसमें कुछ अच्छा होगा। बट अगेन इट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वेश्चन। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो सेकंड वाला एस्से था इट वाज़ समथिंग रिलेटेड टू फीमेल सेल्फ मेरे को एग्ज़ैक्टली नहीं याद है। बट उसका जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत कैची होनी चाहिए। तो मैंने उसके एंड में सर एक कॉन्सेप्ट लिखा था पैट्रियार्कियल बार्गेन। तो आई थिंक वो अच्छा लगा होगा उन्हें और मुझे भी इतना अच्छा लगा कि मैंने लिखने के बाद वापस से उसे पढ़ा। तो ऐसे अगर कुछ कैची कॉन्सेप्ट्स अगर हम स्टार्टिंग या एंड में लिख सकें, इट विल इंक्रीज़ द मार्क्स एक्स्पोनेंशियली। दूसरी चीज़ सर अगर हम फिलोसॉफिकल एसेस के बारे में बात करें, तो हम कोशिश करें कि हम उन फिलोसॉफिकल एसेस को सब्सटैंशियल एसेस ना बना दें। बिकॉज़ इफ यूपीएससी इज़ गिविंग अस नो अदर ऑप्शन, वो चाहता है हम फिलॉसफी में जाएँ, तो हम भी जाएँगे। वी विल नॉट गो अवे फ्रॉम दैट। तो फिलॉसफी में हम कोशिश फिर से यही करेंगे कि हम कोई फिलॉसफर कोट कर सकें या गांधी जी का कुछ कोट कर सकें। कुछ भी फेमस अगर हमें याद आ रहा है एथिक्स से तो हम उसे कोट कर और फिलॉसफी में अगर हम अपनी लाइफ के एग्जांपल्स देते हैं, जैसे अगर हम सब्सटैंशियल में कुछ
आउटसाइड एग्जांपल्स दे सकते हैं, एक्सटर्नल एग्जांपल्स दे सकते हैं देश के, दुनिया के। और अगर वहीं फिलोसफिकल में अगर हम अपनी लाइफ के एग्जांपल्स दे दें, तो वो हमारी डाइवर्सिटी भी दिखाता है कि हम उन 3 घंटों में अपनी लाइफ का भी मूल्यांकन कर सकते हैं और हम वहाँ पे मतलब देश दुनिया की भी बात कर सकते हैं। तो आई थिंक बैलेंस होना चाहिए, दैट विल गिव यू वेरी गुड मार्क्स इन एसेस। डेफिनेटली बैलेंस। और पेपर 4 और एथिक्स एक ऐसे पेपर बहुत डायनेमिक है, स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, किसके 70 स्कोर आ गया या 120 आ गया पता नहीं लगता। इट्स जस्ट द राइटिंग स्टाइल दैट डिफरेंस होते हैं, और जितने ज़्यादा एग्जांपल्स देंगे, जितने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड तरीके से हम डील करेंगे दैट। एंड कृति, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू हैव योर एडवाइस ऑन लास्ट 10 डे स्ट्रेटजी। स्टूडेंट को लास्ट पेपर प्रीलिम्स आपको पता है जो अभी इस बार देने वाले हैं वो पास ही आ रहा है, लास्ट 10 डे में किस तरीके से स्टूडेंट्स को अपनी मेंटल स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखनी चाहिए, और रिवीजन के लिए कैसे एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि सब कुछ एक बार कम से कम पढ़ लिया जाए, आंखों के आगे से निकाल लिया जाए, ताकि वहां पे टाइमली रिकॉल हो जाए। लास्ट वर्ड फॉर सर लास्ट 10 डेज में वेरी फर्स्ट थिंग हमें कोई मॉक्स अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, बिकॉज अगर हमारे बहुत ज्यादा हाई मार्क्स आएंगे तो देन वी विल बी ओवर कॉन्फिडेंट, एंड अगर कम आएंगे देन वी विल बी अंडर कॉन्फिडेंट। तो हमें कोई भी फीलिंग नहीं चाहिए, वी हैव टू बी बुद्धा 10 डेज बिफोर द एग्जाम, वी हैव टू बी एब्सोल्युटली न्यूट्रल। तो हम कोई भी मॉक्स बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज, सिर्फ रिविजन पे फोकस करें। अगर कुछ ऐसे टेस्ट थे जिसमें हमारा बहुत लो स्कोर था और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें हम एकदम ही फंस गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हम उन क्वेश्चंस को सिर्फ रिव्यू कर जाएंगे, हम उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ रिव्यू कर जाएंगे। और हम ये बिल्कुल भी हम कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे 10 दिनों की, वट एवर कम्स नेचुरली हम उसे पढ़ लेंगे। जैसे बुक खोल ली और जो मर्जी जो भी आया हमारी आंखों के सामने वो हम पढ़ लें। अगर प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स के नोट्स, हिंदू या किसी भी न्यूज़पेपर के नोट्स बनाए हैं हम, तो हम उन्हें जल्दी से पढ़ लें, क्योंकि अब इस टाइम तक हमने उन्हें अंडरलाइन हाईलाइट भी किया होगा, तो हम उन्हें जरूर पढ़ लें। और सर मैं कहना चाहूंगी कि 10 डेज बिफोर हमें एनवायरमेंट जरूर रिवाइज करनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली। वो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और हिस्ट्री, सब मॉडर्न इंडिया जरूर रिवाइज। अच्छा ठीक है, देखो इन्वायरमेंट हो गया, कुछ करंट का हो गया, जैसे साइंस एंड टेक। अगर ये एक ऐसी एरिया है जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है, बिकॉज मेजोरिटी स्टूडेंट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पे रह जाते हैं, और हाँ यहाँ जी, से एनवायरनमेंट एक ऐसे सब जहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, समझाने के लिए टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, फैक्ट है, बार बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। हाँ जी सर, Yeah, बिल्कुल। I think it was nice having you over here and giving your wise advice to the students. And definitely it was a good thing for us also कि आपने बताया कि पहला क्वेश्चन ही जो मैंने पूछा था सेम वो बोर्ड वाले ने पूछा। तो ऐसा हो जाता है कि से अगर कुछ पहले से तैयार करके गए हैं तो ऑटोमेटिकली उसको काफी ज्यादा बेनिफिट। यस सर, मतलब मेरे को भी कॉन्फिडेंस सा मिल गया था। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।